Foundry Group, and today we are going to have another webinar. This is webinar number 125th from Dynamic Foundry Group, and this webinar is basically presented by myself and Mr. Rohit Shinde from Brooker. And this webinar is on topic that is spectrometer. We have some question and answers session kind of webinar today. So the topic we can say a title is spectrometer, some queries and solutions. So we have collected some queries, some questions from the various participants, various group members, and based on that we have made this presentation to resolve your problems, to resolve your queries, and this is how we are going to conduct this webinar today. So I welcome Mr. Rohit. Rohit, welcome. वेलकम. मी माझी मीटिंग ह्याला माहिती आहे, ये बताइएगा. हॅलो हॅलो Hello. Yes, go ahead, Rohit. Welcome. हाँ, वेलकम ऑल. Start with the अभी ये द फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इन सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन. जैसे कि आप सब जानते हो, स्पेक्ट्रोमीटर, ये हम अभी ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं. ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर में इट्स अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. जब भी हम सैंपल के ऊपर स्पार्क लेते हैं तो सैंपल बर्न हो जाता है. और हेलो, yes, go ahead. हाँ, सैंपल पे जब स्पार्क लेते हैं तो सैंपल बर्न हो जाता है. और जो बर्निंग के टाइम पे जो हमारा एक एटम है, अभी ये यहाँ पे एक एटम लिया है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल में मूव हो जाता है. वो टाइम का जो लाइट रहता है, एनर्जी रहता है, वो मशीन के अंदर ले ली जाती है. सर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि जब भी अभी यहाँ पे देखिए आप, सैंपल रखा है, नीचे इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड को 2000 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, डीसी. हाँ, सैंपल पे 10 माइक्रोन का बर्न स्पॉट आता है, 10 माइक्रोन डिप. तो वहां से जो भी लाइट आती है वो लाइट वाया लेंस कॉन्सेंट्रेट करके ऑप्टिक्स में लेके जाती है. ऑप्टिक्स में अंदर एक ग्रेटिंग है, जस्ट लाइक प्रिज्म. जैसे प्रिज्म पे सिंगल लाइट आती है और उसका स्पेक्ट्रम बनता है, वैसे ही यहाँ पे ग्रेटिंग पे जब लाइट आती है तो उस वहां से एक स्पेक्ट्रम बनता है. तो वो स्पेक्ट्रम हम डिटेक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं. यहाँ पे ये दोनों भी डिटेक्टर लगा है, सीसीडी एंड पीएमटी. सीसीडी माने चार्ज कपल डिवाइस, पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. तो ये पूरा स्पेक्ट्रम सीसीडी से कवर किया है. पूरा सीसीडी सीरीज में लगा के पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया है. ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर में 110 नैनोमीटर से लेके 720 नैनोमीटर तक स्पेक्ट्रम चेक कर सकते हैं. तो अभी सपोज आपका मशीन पीएमटी बेस है, तो पीएमटी में कैसा होता है कि सपोज आपको पीएमटी में 18 एलिमेंट चाहिए, तो जो भी 18 एलिमेंट है उसका जो लाइट है, सपोज कार्बन 193 नैनोमीटर से आ रहा है, तो उसके सामने वो पीएमटी ट्यूब लगाई जाती है. माने 20 एलिमेंट अगर मेजर करना है तो 20 डिटेक्टर हर एक वेवलेंथ के सामने लगा के 20 एलिमेंट मेजर करके दे सकते हैं. और सीसीडी में क्या होता है, सीसीडी में 6-7 सीसीडी लगा के पूरा स्पेक्ट्रम मेजर करके वहां से हम 30 एलिमेंट 35 एलिमेंट मेजर कर सकते हैं. तो जो भी हमारा लाइट डेटा है, जो भी एनालिसिस है, नेट इंटेंसिटी है, मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है
और नेट इंटेंसिटी उसमें ऑलरेडी कैलिब्रेशन रहता है, माने नेट इंटेंसिटी वर्सेस परसेंटेज। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ऑलरेडी वहां पे सीआरएम से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, मशीन क्या करता है, सपोज कार्बन का आपको 50,000 इंटेंसिटी मिला, तो मशीन कंपेयर करता है 50,000 इंटेंसिटी माने कितना, 3.3 कार्बन, ऐसा वो शो करना चालू कर देता है। ओके, नेक्स्ट सर। कुलकर्णी सर, नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्वेश्चन एंड आंसर जो कि हमने यूट्यूब पे अपलोड किया था ये वीडियो पहले, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन आ गए, तो उस क्वेश्चन को हमने अभी यहाँ पे राइट किया है और उसका आंसरिंग दे रहे हैं। व्हाट हैपन इफ आर्गन कंटेन इम्प्योरिटी एंड हाउ इट अफेक्ट रिजल्ट। आपको ये तो क्लियर है कि ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर पे मशीन को 10 माइक्रोन डेप्थ तक स्पार्क ली जाती है, और स्पार्क का जो भी लाइट है, एनर्जी है, वो मेजर की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट, माने इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर प्रॉपर मिलेगी तो ही आपका रिजल्ट प्रॉपर आएगा, माने तो ही मशीन ओरिजिनल कैलिब्रेशन से कंपेयर करके प्रॉपर रिजल्ट बताएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेटल का बर्न होना। मेटल प्रॉपर बर्न होगा तो ही जाके स्पार्क बराबर आएगा। यहाँ पे हमने ओके स्पार्क का एक फोटो दिया है और नॉट ओके का फोटो दिया है। ओके में अपना आर्गन अगर अच्छा क्वालिटी का है, विदाउट इम्प्योरिटी मॉइस्चर है, तो बर्न स्पॉट अच्छा आएगा, जिससे कि इंटेंसिटी प्रॉपर अच्छी अंदर जाएगी और रिजल्ट भी बराबर आएगा। यही आर्गन में अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो आपका स्पार्क ऐसा मिल्की आएगा, माने मेटल को बर्न नहीं करेगा, ऊपर का लेयर को ही सिर्फ ऐसा मिल्की देगा। तो आर्गन इम्प्योरिटी अगर रहेगा तो आपका बर्न स्पॉट मिल्की आएगा, और मिल्की बर्न स्पॉट में रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। नेक्स्ट। व्हाई कार्बन सल्फर फॉस्फोरस मैग्नीशियम बोरॉन फाउंड इनकंसिस्ट इन स्पार्क टू स्पार्क। जैसे कि आप जानते हो, स्पेक्ट्रोमीटर में तो कैटेगराइज किया है इंटेंसिटी को। जो इंटेंसिटी, जो जिसकी इंटेंसिटी में जिसकी वेवलेंथ, जो एलिमेंट की वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से नीचे है, उसको हम बोलते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट एलिमेंट, माने उसकी इंटेंसिटी 200 नैनोमीटर के नीचे है। और दूसरा रहता है 200 नैनोमीटर के ऊपर की इंटेंसिटी। कार्बन कार्बन 193 नैनोमीटर, कार्बन 193 नैनोमीटर वेवलेंथ है, फास्फोरस 178 नैनोमीटर है, सल्फर 180 नैनोमीटर है, बोरॉन 189 नैनोमीटर है। ये सब की वेवलेंथ 200 नैनोमीटर के नीचे आती है। 200 नैनोमीटर के नीचे 200 नैनोमीटर के नीचे जब वेवलेंथ आती है तो इट इज अ यूवी लाइट। यूवी लाइट में क्या होता है कि रेंज, उसको डिटेक्ट करना उसको डिटेक्ट करना इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। तो अगर आपका मशीन का स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन, गैस क्वालिटी, ये तीनों प्रॉपर रहेंगे, तो आपका ये 200 नैनोमीटर के नीचे का जो वेवलेंथ के एलिमेंट है वो प्रॉपर आएंगे। अगर आपका मशीन का गैस क्वालिटी थोड़ा भी वीक रहेगा या वाइब्रेशन रहेंगे, तो आपको ये 4-5 एलिमेंट को रिपीटेबिलिटी या इनकंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड सर।
नेक्स्ट स्लाइड. हेलो संदीप सर. हेलो. हेलो संदीप सर. हेलो संदीप सर. What is the difference between CRM sample and SUS sample? uh, Setup sample means SUS samples, which are provided by spectrometer manufacturer along with spectrometer. By using SUS sample, we can recalibrate the spectrometer original graph. आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रोमीटर इज अ वन टाइम कैलिब्रेशन एट फैक्ट्री. जैसे स्पेक्ट्रोमीटर कैलिब्रेशन करके आता है, बाद में उसके साथ सेटअप सैंपल एसयूएस सैंपल आते हैं. जब भी हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं तो उसका लाइट थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, तो उसको रिकैलिब्रेट करने के लिए, वो ओरिजिनल ग्राफ को रिकैलिब्रेट करने के लिए एसयूएस सैंपल दी गई है. तो एसयूएस इज यूज्ड फॉर रिकैलिब्रेशन of the spectrometer original graph. Okay, then by using CRM, सपोज हमने स्पेक्ट्रोमीटर रिकैलिब्रेट किया और मशीन चेक किया, एक मास्टर लगाया सीआरएम सैंपल. सीआरएम मीन सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल. सीआरएम लगाया और सीआरएम लगाया और वो वहां सीआरएम पे स्पार्क मारा, तो सपोज 330 सीआरएम का रीडिंग है और मशीन 3.10 बता रहा है, माने जो 0.2 का ड्रिफ्ट है, वो ड्रिफ्ट हम सीआरएम के हेल्प में वो कम कर सकते हैं. हेलो. सो मैं तो उत्तर देता हूँ. एक 15 मिनट था. हेलो. हाँ, go ahead, Rohit. हेलो. You can सर continue. हाँ सर, ये स्लाइड हो गया. हाँ, ये नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, नॉर्मली 150 बार आर्गन गैस, हाउ मच स्पार्क अप्रोक्सीमेटली कैन एक्सपेक्ट. अगर आपका मशीन में कोई लीकेज नहीं है और आपका स्पेक्ट्रोमीटर का इंजीनियर ने कभी भी आर्गन का सेटिंग को छेड़ा नहीं है, तो मिनिमम आपको 1000 स्पार्क पर सिलेंडर आना चाहिए. नेक्स्ट. What is milky white in coin and what will happen if more milky white inform in coin during spark? If there are impurities in argon gas, it shows milky spark, which is not okay. जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में हमने आंसर दिया, जब हम आर्गन में इम्प्योरिटी रहेगा तो मेटल को वो बर्न नहीं कर पाएगा, तो मिल्की आएगा. जब मिल्की स्पार्क आएगा तो डेफिनेटली लाइट अंदर अच्छी नहीं जाएगी और रीडिंग गलत आ जाएगा. नेक्स्ट. हाउ मच चिल कॉइन थिकनेस टू बी मेंटेन एंड इफ यूज मोर थिक कॉइन मीन्स व्हाट विल हैपन. Spectrocoin sample must be chill condition to get consistent result, as chill sample will solidify carbon in the combined form, which will give you better result. Hence, it must be 3 to 4 mm thick maximum for cast iron and HJR sample. जैसे कि आपको मालूम है कि कास्ट आयरन एचजीआर में कार्बन सिलिकॉन की परसेंटेज हाई रहती है, माने 3.10 से लेके 3.80 90 तक कार्बन रहती है एचजीआर में वगैरह. वैसे सिलिकॉन 1.7 से लेके 2.8 तक सिलिकॉन रहती है. तो ये मेटल जब भी हम पोर करते हैं फॉर टेकिंग अ सैंपल, तो स्पेक्ट्रोमेट्री सिर्फ और सिर्फ चिल सैंपल
आपका रिजल्ट प्रॉपर बता सकता है। तो चिलिंग इफेक्ट प्रॉपर आने के लिए हम लोग उसको कॉपर का डाई में पोर करते हैं। कॉपर का डाई में हम पोर करते हैं तो जो भी कॉइन निकलता है उसका मैक्सिमम थिकनेस 4 mm रहना चाहिए। थिकनेस माने वो जल्दी चिलिंग होना चाहिए। उसकी वजह से उसका जो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो 200 नैनोमीटर के अंदर के जो वेवलेंथ है उसका स्ट्रक्चर होमोजेनियसली बनेगा। So, with thicker sample, it will not give you reliable and consistent result. अगर आपका सैंपल का थिकनेस बड़ा रहेगा या कास्ट पीस रहेगा तो उसमें जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो होमोजेनियस नहीं रहेगा। उसकी वजह से आपको बर्न स्पॉट प्रॉपर नहीं आएगा। बर्न स्पॉट प्रॉपर नहीं आएगा तो आगे का सब गलत हो जाएगा। तो वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर कास्ट एंड एचजीआरएन का मैन्युफैक्चरिंग है तो कंपलसरी आपको कॉपर का डाई में पोर करना चाहिए और जो भी कॉइन का सैंपल है वो मैक्सिमम 4 mm। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेलो, हेलो संदीप सर। हेलो संदीप सर। Question number 8. It is possible to check casting samples in normal spectrometer. If yes, means sometime bad spark notification come. Why it is normally happen? Spectro can measure carbon in combined and homogeneous form more accurately. मैं अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया कि स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया है टू मेजर चिल सैंपल ओनली। स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट डिजाइन फॉर चेकिंग कास्टिंग, बिकॉज कास्टिंग में कार्बन का स्ट्रक्चर होमोजेनियस नहीं रहता है। इन कास्टिंग चिलिंग इफेक्ट इज नॉट देयर, सो होमोजेनिटी of the carbon is not there, and hence it is not giving you reliable result. However, spectrocoin has carbon in combined condition due to chilling effect, so it shows more reliable result than that of casting. Next, how much electric voltage passes during spark time in spectrometer? हम जब स्पार्क लेते हैं और कास्ट एंड एजियन का अगर सैंपल रहता है तो जो इलेक्ट्रोड में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सोर्स मास्टर से वो रहता है 2000 वोल्ट डीसी और उसका करंट मिली एम्पेयर में रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड कार्बन एंड फ्री कार्बन एंड व्हाई स्पेक्ट्रोमीटर नीड कंबाइंड कार्बन? Spectrometer always measures solid chill sample. In this solid chill sample, carbon is combined form. जब हम आप अगर देखेंगे फेरो लैब में, जब हम फेरो लैब में मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो फेरो लैब क्या करता है, मोल्टन मेटल लेता है और उसका सॉलिडिफाई करता है। जैसे कि सॉलिडिफाई होने का स्टेज आता है वो टाइम पे वो मेजरमेंट चालू करता है। तो फेरो लैब में आपको कंबाइंड प्लस फ्री कार्बन ये दोनों मिल जाते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर में हमेशा सॉलिड सैंपल ही लगाया जाता है तो जिसमें सिर्फ कंबाइंड फॉर्म ही कार्बन रहता है। ओके, इन फेरो लैब वी कैन मेजर बोथ फ्री कार्बन एज वेल एज कंबाइंड कार्बन। हाउएवर स्पेक्ट्रोमीटर वी कैन मेजर ओनली कंबाइंड कार्बन। नेक्स्ट, during lockdown, say for 1 month or 15 days, if foundry is closed for production, then then how to maintain the spectrometer? What system should be kept on if the equipment is there? Any protocol to be followed while closing it for more than 15 days and to be followed when we start production?
what is the care to be taken. अगर आपका कंपनी 15 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए शटडाउन रहेगा, अगर 1-2 दिन के लिए शटडाउन है तो वी रिकमेंडेड दैट कि आप अभी 1 दिन के लिए शटडाउन है या 2 शिफ्ट के लिए शटडाउन है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप आर्गन सिलेंडर चालू रखिए ताकि मशीन में इम्प्योरिटी ना जाए। दूसरा, अगर आपका पीएमटी बेस्ड सिस्टम है तो वैक्यूम पंप चालू रखिए और एसी चालू रखिए, क्योंकि वैक्यूम पंप जब चालू रहेगा तो वो हीट डेवलप करेगा और उसकी वजह से टेम्परेचर प्लस माइनस हो सकता है मशीन का। तो हम 1-2 दिन के लिए तो रिकमेंड करते हैं कीप आर्गन सिलेंडर ऑन एंड वैक्यूम पंप ऑन। अगर आपका 1 मंथ या 15 डेज में ये रहेगा तो while shut down at the weekend or during the lockdown, shut down the computer and then shut down spectrometer. ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कभी भी कंप्यूटर पहले बंद कीजिए, बाद में स्पेक्ट्रोमीटर चालू करते समय स्पेक्ट्रोमीटर पहले चालू कीजिए, बाद में कंप्यूटर, क्योंकि ये दोनों में सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर जब हम ऑन करते हैं तो वो ढूंढने लगता है मशीन को। मशीन ऑफ रहेगी तो वो आपको एरर देगा। तो बेटर वे आप यही सीक्वेंस फॉलो कीजिए। बाद में कीप यूपीएस एंड आर्गन सिलेंडर ऑन। यूपीएस सिस्टम जो है वो ऑन ही रखिए, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होगी आपकी तो ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग बंद हो जाएगा। इफ यू आर यूजिंग पीएमटी बेस्ड सिस्टम देन कीप वैक्यूम पंप ऑन। अगर आपका 2-3 दिन बंद रहेगा तो वैक्यूम पंप ऑन रखिए। अगर आपको 1 मंथ या 15 डेज रहेगा तो वैक्यूम पंप आप ऑफ रख सकते हो। While start of the system, please start spectrometer first, then computer. जब स्पेक्ट्रोमीटर चालू होता है, यूवी ऑप्टिक्स ऑर्गन फ्लश while startup. जब भी आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज करोगे एट द स्टार्टिंग टाइम, स्पेक्ट्रोमीटर को फ्लश करना इम्पोर्टेंट है। अलाउ टेम्परेचर टू राइज। जो भी ऑप्टिक्स का एमिडेंट टेम्परेचर है उसको वो मशीन में सेट किया जाता है। कोई कोई मशीन में 30 डिग्री रहता है, कोई मशीन में 25 डिग्री रहता है। तो ये मशीन ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीटर अंदर चालू करता है, टेम्परेचर कम करने के लिए एसी की हवा अंदर ले लेता है। तो वो एविडेंट टेम्परेचर खुद मेंटेन करता है। टेक डमी स्पार्क एंड डू सीआरएम सेटिंग। मतलब जब भी हम मशीन को यूज करने का चालू करते हैं तो पहले डायरेक्ट टेस्टिंग सैंपल मत चेक कीजिए, पहले सीआरएम अपना डमी स्पार्क लीजिए। डमी स्पार्क मारने के बाद सीआरएम सैंपल चेक कीजिए। इट विल टेक अबाउट 2 hours टाइम टू गेट थिंग्स राइट व्हेन स्टार्टअप। सपोज आपका अभी मंडे को कंपनी बंद रहता है और ट्यूसडे को चालू रहता है। ट्यूसडे का आपका हीट अगर 9 बजे आ रहा है तो आपको मशीन कम से कम 7 बजे जाके चालू करना पड़ेगा। तो मशीन 2 घंटे में प्रॉपर स्टेबलाइज होके डमी स्पार्क लेके आप मशीन यूज कर सकते हैं। ये सीसीडी के लिए। और पीएमटी के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटा पहले मशीन चालू करना पड़ेगा, उसका वैक्यूम पंप चालू करना पड़ेगा वैक्यूम आने के लिए। So, if you want to pour first heat at 9 a.m., one has to start the spectrometer at 7 a.m. Next slide. Thank, Okay, Rohit, thank you very much. thank you. We have got some queries from the various members and the participants from last webinar, and we have tried to answer them, tried to resolve them, and in future also we are looking forward to such kind of webinars where we can get some questions, some queries, some difficulties from various members, from our group members, from the participants, and try to resolve them by taking help of the we can say subject experts like Rohit Shinde. So Rohit, thank you once again. You have been there for last 2 webinars also, and this is another. I think this is third webinar we are conducting together.
So hopefully we will be continuing this association in long term as well. Thank you very much for your time and your support. And thank you all the participants for hearing it patiently and getting some good information, some good knowledge from this webinar. So thank you very much once again. And with saying good day for the remaining day, I will take the leave and will close down the webinar here. Thank you.